बाकी अंडरस्टूड है, अगर कंप्लीट रेजोनेंस है तो प्लेनर भी है। देख सकते हो कितने पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं, 2 है। अगर n की वैल्यू 0 रखा तो इसका मतलब क्या है, तो इवन पेयर, यहाँ पे इवन पेयर याद रखो। तो भाई आज हम रेजोनेंस के कंसेप्ट्स में एप्लीकेशन में आगे बढ़ते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट क्या होता है, तो देखो यार सीधा काम की बात पे आते हैं। अपने को आज के लेक्चर में क्या करने का है भैया, क्या करने का है, सभी हेडिंग लगा लें, हेडिंग लगाओ जल्दी से। कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है। एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट देखो यार, 3 तरह के कंपाउंड होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ कंपाउंड्स, लिख लो, देयर आर 3 टाइप ऑफ कंपाउंड्स, देयर आर 3 टाइप ऑफ कंपाउंड्स। 3 प्रजाति के कंपाउंड है, ठीक है। 3 तरह के कंपाउंड है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और थर्ड होते हैं नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो देखो मैं सीधा काम की बात पे आता हूं, सीधा एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। तो देखो लेट अस टेक द एग्जाम्पल। सबसे पहले अपन यहां पे मैं सीधा डिफरेंशिएट ही कर लेता हूं, है ना। एरोमेटिक इधर है, अरे यार ज्यादा इधर हो गया, तो इधर है वो तो। एरोमेटिक, सेकंड इज एंटी एरोमेटिक, है ना, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। देखो सीधा एग्जांपल लेते हैं, यहां पे हमने एग्जांपल लिया है बेंजीन रिंग का। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन इज एरोमेटिक, बेंजीन एरोमेटिक है, ठीक है। और यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, ये एंटी एरोमेटिक है, दिस इज एंटी एरोमेटिक। अब इनको देख के हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देंगे। अगर मैं सीधा बोलता कि भाई एरोमेटिक ये होते हैं, एंटी एरोमेटिक ये होते हैं, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा होता है। एग्जाम्पल देखते हैं और उससे ऑब्जर्वेशंस लेके आते हैं कि भाई क्या क्या चीजें हो रही है। पहली चीज जो दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, पहला पॉइंट है दोनों में लूप होना जरूरी है, यानी रिंग होना, एटलीस्ट 1 रिंग होना जरूरी है। बिना रिंग के एरोमेटिसिटी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 लूप मस्ट बी प्रेजेंट। पहला रूल इसमें भी सेम है, इसमें भी एटलीस्ट 1 लूप होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे सिस्टम में कॉन्जुगेशन रेजोनेंस कंप्लीट होना चाहिए। एज यू कैन सी पूरे में देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, अनइंटरप्टेड रेजोनेंस है, पूरे में लगातार रेजोनेंस है। इधर भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, पूरे में रेजोनेंस हो रहा है। यानी जो भी हम अब डिफाइन करेंगे ना चीज, पूरे कंपाउंड की बजाय हम सिर्फ लूप के बारे में बात करेंगे, याद रखना, उस रीजन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कंपाउंड और भी बड़ा हो सकता है। हम सिर्फ उस लूप की बात कर रहे हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन सिर्फ लूप में हो रहा है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है कंप्लीट रेजोनेंस विद इन दैट लूप। उस लूप के अंदर कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है। 1 लूप मतलब ये नहीं, एटलीस्ट 1 लूप, मतलब पॉइंट इज दैट कि कम से कम एक लूप तो हो। सेम कंडीशन, रेजोनेंस इसमें भी कंप्लीट है, ध्यान से देखो, पाई सिग्मा बॉन्ड पाई सिग्मा, पूरा कंप्लीट अनइंटरप्टेड रेजोनेंस हो रहा है। अगली चीज अगर हम बात करें तो वो है प्लेनर लूप। प्लेनर लूप यानी लूप में जो भी एटम्स आ रहे हैं, कार्बन आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है, वो सारे क्या होने चाहिए, दे शुड बी sp2, प्लेनर होना चाहिए। क्योंकि प्लेनर अगर होंगे तभी इनके पाई ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होगा, जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनमें ओवरलैप हो पाएगा, रेजोनेंस हो पाएगा। बाकी अंडरस्टूड है, अगर कंप्लीट रेजोनेंस है तो प्लेनर भी है। लेकिन ठीक है, ये पॉइंट, सेम पॉइंट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। यानी अभी तक एरोमेटिक एंटी में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। अगला डिफरेंस आएगा, वो आएगा लूप के अंदर कितने, याद रखिए उस लूप के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं। देख सकते हो कितने पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं। यहां पे चेक करो कितने आ रहे हैं, यहां पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं। कितने, यहां पे 6 है और यहां पे कितने, 4 है। गॉट इट एवरीवन, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, अब यहां पे एक रूल आता है जिसको बोलते हैं हकिल्स रूल।
ठीक है। हकेल्स रूल के हिसाब से जो एरोमेटिक स्पीसी है दे विल हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अंडरगोइंग रेजोनेंस इन द लूप। लूप के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेट आएगा। मतलब जो लूप के अंदर इलेक्ट्रॉन मिले हैं इन जनरल एरोमेटिक स्पीसी में, वो मिले हैं कुछ इस तरह के 2, 6, 10, 14 एटसेट्रा। या तो 2 मिले हैं, 6 मिले हैं, 10 मिले हैं, 14 मिले हैं एंड सो ऑन। ठीक है। इससे क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है? क्लियरली ये मैथमेटिकल सीरीज दिख रही है भाई, साफ दिख रहा है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, दिख रहा है ना सभी को। 2, 6, 10, 14 और जिसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 4 का। और उसके हिसाब से क्या हम एक जनरल टर्म लिख सकते हैं? ये वही जनरल टर्म है 4n+2। समझ रहे हो ना? कहा गया कि जो एरोमेटिक स्पीसी एरोमेटिक लूप है उसके अंदर इसी फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब इसमें एक चीज आपको समझना है कि n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी। 0, 1, 2 एंड सो ऑन। 1.5 ये सब वैल्यू नहीं आएगी। 0, 1, 2 एटसेट्रा ये n की वैल्यू हो सकती है। मतलब समझो ना, 2 है, अगर n की वैल्यू 0 रखा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 आ जाएगा। 1 रखोगे n की वैल्यू 6 आ जाएगा। लेकिन ये रटना नहीं है 4n+2 4n+2। समझो 2, 6, 10, 14, 18 ये सब क्या है? ये इसी फॉर्मेट में आ रहे हैं। ठीक है। अगला तरीका ये है कि आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 1 पेयर, 6 का मतलब है कितने पेयर हुए? 3 पेयर, 10 का मतलब 5 पेयर। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं बोलो? ऑड पेयर। यहीं पे फर्क आएगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन आप चेक करो, यहां पे मिले नॉर्मली कितने मिले? 4, 8, 12, समझ रहे हो, एटसेट्रा। यानी 4 के मल्टीपल। किसके मल्टीपल? 4 के मल्टीपल। गॉट इट एवरीवन? तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और जहां पे n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी बता सकते हो क्या? कहां से स्टार्ट होगी n की वैल्यू? 1 से स्टार्ट होगी। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, 1, 2, 3 इस तरीके से। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड और क्या बताऊं मैं आपको? n स्टार्ट्स फ्रॉम 1, n इज इक्वल टू 1, 2 एटसेट्रा। एंड उसके अलावा क्या बता सकता हूँ? इवन पेयर। यहाँ पे इवन पेयर, याद रखिए, इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सीधा पेयर भी चेक कर सकते हो ना, क्योंकि पेयर चेक करना आसान है। 1, 2, यहाँ पे पेयर देखो 1, 2, 3, दैट इज इट। अब एक चीज आपको सभी को बताता हूँ। क्या बताऊं? कि भाई एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के अलावा जो बचे हुए सारे प्राणी हैं वो क्या हो गए? सारे के सारे क्या हो गए? नॉन एरोमेटिक। यानी कोई भी कंडीशन वायलेट हो गया, जैसे मान लो साइक्लिक ही नहीं है, लूप ही नहीं है, नॉन एरोमेटिक। कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है, नॉन एरोमेटिक। कुछ भी चीज, कुछ भी गड़बड़ हो गया इनके अलावा। इनमें फर्क सिर्फ कौन से रूल में आ रहा है? 4th में फर्क आ रहा है, ओनली 4th में। अब सारा खेल जो है ना एरोमेटिसिटी का, वो कैसे समझ में आएगा? एग्जाम्पल्स देखेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है ना। अब देखो एक चीज मैं आपको साथ साथ बता देता हूं, इसको नोट कर लिया होगा सभी ने, आगे चल रहे हैं। ठीक है। तो देखो इसमें ना इन तीनों में सबसे स्टेबल होता है एरोमेटिक। स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लेना, एरोमेटिक सबसे स्टेबल है। एरोमेटिक के बाद होता है नॉन एरोमेटिक, और सबसे बर्बाद कौन सा होता है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक इज हाईली अनस्टेबल। एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल। लिख लो स्टेबिलिटी ऑर्डर। एरोमेटिक टर्म आते ही दिमाग में आना चाहिए, मतलब एरोमेटिक एक तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोक्ष प्राप्ति की बात हो गई। एरोमेटिक मतलब हाईली स्टेबल, और एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल। ठीक है। एंटी एरोमेटिक को मैं प्यार से कई बार आंटी एरोमेटिक भी बोलता हूँ। और आंटी है तो पुलिस बुला लेगी, समझ रहे ना। और आंटी है तो पुलिस बुला लेगी। हाईली अनस्टेबल, आंटी है तो अनस्टेबल होती। याद रखना आसान रहेगा इससे, है ना। तो नॉन एरोमेटिक इज बेटर देन एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक मतलब अनस्टेबल है, मतलब बुरी आत्मा है, ये मान लो तुम। ठीक है ना, गहराई में मत सोचना। तो ये हो गया एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अच्छा, अब एक चीज दिमाग में एक डाउट ये आता है कि सर यार ऐसा हुआ क्यों? लेकिन वहां पे अगर हमारे पास ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 4n+2 थे, तब तो वो बड़ा स्टेबल हो रहा है। और ये एंटी एरोमेटिक जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो रहे हैं? इवन पेयर आ रहे हैं। तो ये इतना बुरा क्यों हो रहा है? तो यार देखो इसका एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, मैं आपको क्लियरली बताऊं, दैट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसमें एक मेथड होता है, उस मेथड को बोला जाता है फ्रॉस्ट सर्कल मेथड, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अपन अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने पास वैसे ही लिमिटेड टाइम है ना। लेकिन बस मैं आपको इतना बता देता हूँ नॉलेज के लिए कि भाई यहाँ पे जब ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं,
यहाँ पे जब ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं और उनकी जब फिलिंग करते हैं ना ऑर्बिटल्स की फिलिंग कैसे करते हैं, वही आउबाउ प्रिंसिपल वगैरह अप्लाई करके तो फिलिंग करते हैं ना। तो यहाँ पे इन द केस ऑफ एरोमेटिक जो फिलिंग होती है वो किस में होती है, बीएमओ में होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है जिससे स्टेबिलिटी बढ़िया रहती है, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल ओरिजिनल ऑर्बिटल से लोअर रहता है, बीएमओ का एनर्जी लेवल ओरिजिनल से कम होता है, तो फायदा होगा। लेकिन एंटी एरोमेटिक में क्या होता है ना, एंटी एरोमेटिक में जो इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं ना लास्ट वाले, वो एबीएमओ में फिल हो जाते हैं, या तो एंटी बॉन्डिंग में या नॉन बॉन्डिंग में हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। और ये नॉन बॉन्डिंग में फिल होने की वजह से दिक्कत आ जाती है, नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में फिल होने की वजह से वाट लग जाती है सारी की सारी, हाईली अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल क्या होता है, हाई होता है, उनका एनर्जी लेवल हाई होता है। ठीक है, एक चीज मैं इसके साथ साथ बता ही देता हूं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा एंटी एरोमेटिक है, ये बहुत रैपिडली कन्वर्ट हो जाता है इस तरह की फॉर्म में, ध्यान से देखना। यानी एंटी एरोमेटिक स्पीसी डाइमराइज रैपिडली। डाइमराइज कहने का मतलब क्या है, डाइमराइज कहने का मतलब है भाई इसके दो यूनिट बहुत जल्दी आपस में कंबाइन करके, ठीक है, ये बना लेते हैं। क्योंकि ये स्पीसी जो है ना ये नॉन एरोमेटिक है, जो एंटी से बेटर है, यानी एंटियों से बचना चाहेंगे मॉलिक्यूल हमेशा, कभी एंटी एरोमेटिक नहीं बनना चाहेंगे। तो लिख लो इस बात को, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स डाइमराइज रैपिडली, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स डाइमराइज रैपिडली, बहुत जल्दी डाइमराइज करते हैं वो, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स डाइमराइज रैपिडली बिकॉज दे आर हाईली अनस्टेबल। कैसे होते हैं ये, तो देखो यार इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज लिख लेना, रूम टेम्परेचर पे हाईली अनस्टेबल है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, सीधा नहीं पूछते एंटी एरोमेटिक बताओ, पूछ लेगा रूम टेम्परेचर पे हाईली अनस्टेबल कौन है, ठीक है। तो लिख लेना हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, एंटी एरोमेटिक आर हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। पाई बॉन्ड टूटेंगे। अब देखो कैसे क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये टूटेंगे दोनों, और यहाँ पे जब ये टूटेंगे तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये दो नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, यानी जो दो पाई बॉन्ड थे ना अब ये दो नए सिग्मा बन गए, ठीक है ना। ये अब अपन और गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बाकी असल में वैसे मैं कहता रहता हूँ और गहराई में चला जाता हूँ बाकी कहते कहते सब चीज़ें बता दी आपको, लेकिन मैं क्लियरली बताऊँ तो बेसिक अगर इतना भी ध्यान है तो काफ़ी है, पर मैं नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ बस थोड़ा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये जो होता है इस तरह के मैकेनिज्म को ना, इस तरह के मैकेनिज्म को बोला जाता है कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब ना तो इसके अंदर कोई केटायन बनेगा, ना एनायन बनेगा, ना फ्री रेडिकल बनेगा, कुछ नहीं बनेगा इसमें, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। ऐसे मैकेनिज्म्स को बोला जाता है कंसर्टेड मैकेनिज्म्स, ठीक है। और एक और चीज है, इसको साइक्लो एडिशन रिएक्शन बोली जाती है, साइक्लो एडिशन, है ना, ये भी हमारे सिलेबस में तो है नहीं। साइक्लो एडिशन क्यों बोलते हैं, साइक्लो एडिशन और ब्रैकेट में 2+2 बोला जाता है इस तरीके से, क्योंकि एडिशन होके क्या बन गई, एक नई रिंग क्रिएट हो गई, है ना, एडिशन होके एक नई रिंग क्रिएट हो गई, इसलिए इसको ये बोला जाता है। चलो यार बस बहुत हो गया, मैं एक्चुअली भावनाओं में बहता जा रहा हूँ, तो ऐसे मेन टॉपिक से दूर ना चले जाएं अपन। तो अब अपने को एग्जांपल्स देखने हैं जिनमें आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है कि भाई ये स्पीसी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एग्जांपल्स। क्लासिफाई द फॉलोइंग, हेडिंग लगा लो, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज, हाँ, या तो एरोमेटिक है तो ए लिख देना, नॉन एरोमेटिक है तो ये लिख लेना, एंटी एरोमेटिक है तो ये लिख देना, ठीक है। एग्जाम्पल्स करते जाएंगे क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, एग्जाम्पल्स करते जाएंगे क्लैरिटी बढ़ती जाएगी।
खुद ट्राई करते जाना साथ साथ। ठीक है, खूब सारे एग्जाम्पल होते हैं, खूब सारे एग्जाम्पल है ना। तो शुरू करते हैं एक एक करके, लेट अस स्टार्ट द कहानी। ठीक है, तो देखो यार, ये जो पहला स्पीसी दिया हुआ है ना, ये होता है बेंजाइन, और ये हाईली अनस्टेबल स्पीसी है। बेंजाइन हाईली अनस्टेबल होता है। रीजन है, या ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड बहुत ही वीक है, बहुत वीक है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस के हिसाब से देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी होना चाहिए, लेकिन एसपी यहाँ नहीं हो सकता, एसपी नहीं हो सकता, क्योंकि एसपी के हिसाब से बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, जो यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बनता है ना, वो पाई बॉन्ड भी sp2 ओवरलैप से बनता है। पाई बॉन्ड भी sp2 ओवरलैप से बनता है। नाउ द पॉइंट इज, पाई बॉन्ड तो दो है यहाँ पे, पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व सिर्फ यही होंगे, समझ रहे हो ना, यानी ओनली वन ऑफ द पाई बॉन्ड विल बी इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। तो इस लूप के अंदर इलेक्ट्रॉन तो 8 हैं, लेकिन रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 ही हैं। तो दैट इज व्हाई दिस इज एरोमेटिक। नॉर्मली एरोमेटिक काफी स्टेबल है, लेकिन ये एरोमेटिक होके भी एरोमेटिसिटी पे कलंक है, बिकॉज ऑफ दैट वीक बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला जो कंपाउंड है, इसको बोला जाता है फ्यूरान। इट इज नोन एज फ्यूरान। ठीक है, फ्यूरान के बारे में अपने को सोचना है। तो देखो, फ्यूरान में जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम के पास क्या होता है, बता सकते हो? ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर होते हैं भाई, 2 लोन पेयर होते हैं उसके पास। ठीक है, अब 2 लोन पेयर में पता है क्या होता है, सिर्फ एक ही लोन पेयर जो होगा वही इन पाई बॉन्ड्स के साथ रेजोनेंस करेगा, एक ही लोन पेयर। क्यों? क्योंकि भाई बात ऐसी है कि दोनों लोन पेयर उन पाई बॉन्ड्स के साथ सेम प्लेन में हो ही नहीं सकते, दोनों लोन पेयर नहीं हो सकते, क्योंकि लोन पेयर जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, वो किसी सेट ऑफ ऑर्बिटल में लाई करेगा, और ये ऑर्बिटल दोनों के दोनों सेम प्लेन में नहीं है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे जो लोन पेयर और ये जो लोन पेयर है, अलग अलग सेट ऑफ ऑर्बिटल में है ना। रेजोनेंस देखो कंप्लीट हो रहा है, लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पाई। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है भाई। क्यों? वाई? क्योंकि जब लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। लिख लेना इस बात को, लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस will not be counted for hybridization. Lone pair involved in resonance will not be counted for hybridization. उसको hybridization में काउंट हम नहीं करते हैं। क्लियर है ये बात? बात समझ में आई? ठीक है ना। तो ये बात है। सिमिलरली ये जो अगले वाला है, सल्फर वाला, इसको बोला जाता है थायोफीन। इट इज नोन एज थायोफीन। अगेन सल्फर के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन एक ही लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड लोन पेयर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। जैसे ये एरोमेटिक हुआ, ये भी एरोमेटिक है। सिमिलरली नेक्स्ट वन जो है, ये पायरॉल है, दिस इज पायरॉल, और यहाँ पे एन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है। ध्यान देना, हाइब्रिड, हमेशा हमें हाइब्रिड के बारे में सोचना है। ये नाइट्रोजन जो है, दिस इज एक्चुअली sp2। व्हाई? क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में गया, तो सिग्मा बॉन्ड कितने बचे इसके पास? 3 सिग्मा बॉन्ड, 3। ठीक है, सो ये तरीका है इसके पास। तो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक, रेजोनेंस कंप्लीट है, लोन पेयर सिग्मा पाई। ध्यान देना, लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा। इससे तुम्हें दिख जाएगा कि पूरे लूप में रेजोनेंस क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, पूरे लूप में रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट वाला केस इंटरेस्टिंग है, आसान है वैसे। एक चीज याद रखिएगा कि अगर किसी एटम पे लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है, अगर किसी एटम पे लोन पेयर भी है, पाई बॉन्ड भी है, तो लोन पेयर को रेजोनेंस में नहीं लेके जाना है। ठीक है, उसका रीजन होता है, रीजन उसका होता है कि भाई ये लोन पेयर जो है ना,
इसके ऑर्बिटल का प्लेन उस पाई बॉन्ड के साथ मैच नहीं करता, लोन पेयर उस पाई बॉन्ड के साथ मैच नहीं करता डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन बात समझ में आई आप सभी को, है ना? तो इसको काउंट मत करना, ठीक है। तो अब यहां पे क्या बचा, कॉन्जुगेशन देखो, इन तीनों पाई बॉन्ड्स में कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ऐसे घूमते हुए समझना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी की बरसात। सिमिलर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ ये एन के लोन पेयर्स जो आ रहे हैं इनको रेजोनेंस में इन्वॉल्व करना है कि नहीं करना है, बताओ। जो इनके लोन पेयर्स यहाँ दिए हुए हैं नहीं करना है, क्योंकि साथ में पाई बॉन्ड भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो दीज 3 पाई बॉन्ड्स यानी ऑड पेयर है, दिस विल बी एरोमेटिक, अगेन दिस विल बी एरोमेटिक। क्लियर है? चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। देखिए, चार्ज है, खाली ऑर्बिटल, रेजोनेंस है पाई सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। सिग्मा पाई बॉन्ड पूरे में रेजोनेंस हो रहा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। प्लेनैरिटी है, सारे sp2 है, एरोमेटिक स्पीसी है, ठीक है। अब एक बात आप सभी के साथ शेयर करता हूं मैं, जब चार्ज एक एरोमेटिक लूप का पार्ट होता है, व्हेन चार्ज इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिक लूप, व्हेन चार्ज इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिक लूप, ऐसे केस में दैट एरोमेटिक स्पीसी इज नोन एज क्वासी एरोमेटिक। क्या बोलते हैं उसको? दैट इज नोन एज क्वासी एरोमेटिक, ठीक है। ये जो क्वासी एरोमेटिक स्पीसी होती है, एरोमेटिक ही है मतलब, दीज आर एरोमेटिक स्पीसी, लेकिन ये एरोमेटिक के साथ आयनिक भी होती है। क्या होती है? आयनिक होती है। क्यों आयनिक होती है? क्योंकि इस पे चार्ज है प्लस, है ना, और इस प्लस एंटिटी के साथ कोई ना कोई नेगेटिवली चार्ज एनायन भी होगा ही होगा, जो यहाँ दिखाया नहीं हुआ। तो ये आयनिक भी होते हैं, और आयनिक की जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, समझ रहे हो ना, उनकी जो जो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी इसकी भी होंगी। तो ये खास बात है ना। तो इस पॉइंट को लिख लो सभी के सभी, राइट दिस डाउन प्रॉपर्ली, लिखो। When charge is a part of aromatic loop, when charge is the part of aromatic loop, when charge is the part of aromatic loop, then the species is known as quasi aromatic, then the species is known as क्वासी एरोमेटिक, स्पीसी को बोला जाएगा क्वासी एरोमेटिक, ठीक है। द स्पीसी इज नोन एज क्वासी एरोमेटिक, ठीक है। स्पीसी इज नोन एज क्वासी एरोमेटिक, है ना। ये क्या होती है? लिख लो, दे आर आयनिक स्पीसी, दीज आर आयनिक स्पीसी, and hence they show all the properties of ionic compounds, and hence they show all the properties of ionic compounds। क्लियर है बात? समझ में आई सभी को? ओके, ये हो गया। नेक्स्ट में देखो सभी के सभी, पाई बॉन्ड है, लूप तो है, रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, कोई है ही नहीं, नॉन एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक। ये क्या हो गया? ये हो गया नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? ठीक है। इसमें देखो रेजोनेंस तो हो रहा है, पर इतने ही एरिया में हो रहा है, कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है। यानी सीधा आप इलेक्ट्रॉन काउंट करके काम नहीं चलेगा। ये एज्यूम मत कर लेना कि रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट रेजोनेंस चेक करना बेहद जरूरी है। पाई सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल है, समझ रहे हो? तो यहां पे क्या आएगा? नॉन एरोमेटिक, अगेन नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट को चेक करो, जहां पे भी क्वेश्चन करने के लिए टाइम कम लगे, वीडियो को पॉज करके, लेक्चर को पॉज करके आगे ट्राई कर सकते हो बढ़िया से। देखिए एवरीवन, एरोमेटिक होगा दिस स्पीसी, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, खाली ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्ड है,
वेकेंट ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्ड है, ऐसे करोगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे रेजोनेंस भी कंप्लीट हो रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, पहले हमने बना चुके हैं रेजोनेंस में। सो दिस इज एरोमेटिक। नेक्स्ट वाले में इट इज नॉन एरोमेटिक, क्योंकि रेजोनेंस सिर्फ इतने एरिया में हो रहा है, पूरे में नहीं हो रहा। यहाँ ये sp3 होने की वजह से क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। नॉन प्लेनर होने की वजह से ना तो एरोमेटिक हो सकता है, ना ही एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक हो गया ये। नेक्स्ट वाले में ये बताओ, एन का लोन पेयर जो ये दिया हुआ है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है। इज इट क्लियर टू यू? तो यहाँ पे जो ये पाई पाई आपको दिखाई दे रहा है, ये रेजोनेंस में है, एंटी एरोमेटिक बनेगा, हाईली अनस्टेबल, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, हाईली अनस्टेबल, एंटी एरोमेटिक स्पीसी। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट को देखो सभी के सभी, दिस इज अगेन एंटी एरोमेटिक, पूरे में रेजोनेंस है, पाई सिग्मा, वेकेंट ऑर्बिटल सिग्मा पाई, पूरे स्पीसी आपको दिख रही है क्या हो रहा है इसमें? हाँ, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई। कितने पेयर हो गए? 2 पेयर। 2 पेयर का मतलब क्या है? इवन पेयर। इवन पेयर मतलब क्या होगा? एंटी एरोमेटिक, है ना। तो इनमें जितने एग्जांपल्स करते जाएंगे क्लैरिटी उतनी बढ़ती जाएगी, है ना। तो करते जाओ, एक एक करके क्वेश्चंस करते जाते हैं और क्लैरिटी वही आती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। अगले क्वेश्चंस में भी वही पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है? क्लासिफाई करो, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्या है। साथ साथ लिखते रहो, करते रहना। देखिए, अगर हम यहाँ पे काम की बात करें, ये क्या होगा बोलो? दिस इज नॉन एरोमेटिक। भाई रेजोनेंस कंप्लीट नहीं हो रहा ना, पूरे लूप में नहीं हो रहा, पूरे लूप में होना चाहिए। sp3 है ये कार्बन, है ना, इसके आसपास कोई सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं है। ये जो पर्टिकुलर कैटायन है, ये जो पर्टिकुलर कैटायन है, इसको बोला जाता है ट्रोपिलियम कैटायन। ट्रोपिलियम कैटायन, और ये काफी स्टेबल है, क्वासी एरोमेटिक है, समझ रहे हो ना, चार्ज एरोमेटिक लूप का पार्ट है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दिख रहे हैं आपको? 2 2 4 2 6, पूरे में रेजोनेंस, ट्रोपिलियम कैटायन, ट्रोपिलियम कैटायन। नेक्स्ट, जहां नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे, वहां लोन पेयर है, रेजोनेंस कर रहा है लोन पेयर्स, ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, लोन पेयर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दिस इज अगेन एरोमेटिक। हाँ, एरोमेटिक का स्पेसिफिक पार्ट क्वासी भी होगा, लेकिन आप सिंपली उसको एरोमेटिक लिखो, दैट इज फाइन। यानी एरोमेटिक को जरूरी नहीं कि सब जगह क्वासी लिखो, क्वासी के बस कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको मैंने बताया, वो खास बात है। बोरोन का ध्यान रखना भाई, बोरोन क्या करता है जिंदगी में, समझ रहे हो ना बोरोन क्या करता है? यस, बोरोन के पास खाली ऑर्बिटल है, ठीक है, बोरोन के पास खाली ऑर्बिटल है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी रेजोनेंस कंप्लीट है यहाँ। पाई सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल, रेजोनेंस कंप्लीट है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया। दिस इज एंटी एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक।
देखो ये जो है दिस इज एरोमेटिक, रेजोनेंस कंप्लीट होगा, इधर जा सकता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दिस इज एरोमेटिक। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कीजिए आप ढंग से कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई ऑल ऑफ देम। देखिए बेंजीन पे कुछ भी जुड़ा हो, बेंजीन पे कुछ भी जुड़ा हो, हमें क्या करना होता है, हमें इस लूप के अंदर से मतलब है, समझ रहे हो ना, यानी इस लूप के अंदर एक समय पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 6 है ना, तो ये जो बाहर वाला जो रेजोनेंस कर रहा है उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, यही बताने का मतलब था। तो डोंट थिंक अबाउट दिस कि OH है, NH2 है, क्या है, प्लेनर है, नहीं है, इट डजेंट मैटर, दिस दीज ऑल आर एरोमेटिक। तो जो बेंजीन डेरिवेटिव है जितने भी, फिनॉल हो गया, एनालीन हो गया, एनिसोल हो गया, फिनिटोल हो गया, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ऑल ऑफ देम आर एरोमेटिक। बेंजीन एरोमेटिक है तो वो सब एरोमेटिक हो गए डायरेक्टली, बेंजीन डेरिवेटिव्स आर एरोमेटिक। बात समझ में आई? बेंजोइक एसिड, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोनाइट्राइल, बेंजल्डिहाइड, बेंजोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। ओके, इन क्वेश्चंस को कैसे करें? देखो इन क्वेश्चंस को करने का एक स्ट्रेटेजी होता है, तरीका होता है ना। इसमें जस्ट बाहर हमारे सी डबल बॉन्ड ओ लगा है, अगर हमारे पास जस्ट बाहर सी डबल बॉन्ड ओ टाइप का मतलब बॉन्ड लगा है, तो आप सिंपल उसका तरीका होता है करने का, आप क्या करो, उस बॉन्ड को ब्रेक कर दो सिंपली इस तरीके से, ताकि दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रेक द पाई बॉन्ड, ब्रेक द पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड को पता है क्या नाम दिया जाता है? दिस टाइप ऑफ पाई बॉन्ड इज नेम्ड एज, इसको बोला जाता है एक्सोसाइक्लिक पाई बॉन्ड, यानी रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ पाई बॉन्ड। तो जब एक्सोसाइक्लिक पाई बॉन्ड है ना, तो उसको तोड़ दो, उसके बाद चेक कर लो, यू विल सी दिस इज एंटी एरोमेटिक। ये जो है इसके अंदर वेरी हाई एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर, मतलब हाईली अनस्टेबल है ये, दिस इज हाईली अनस्टेबल। इसमें चेक करोगे इधर ले जाके, अब कर सकते हो ना चेक, दिस विल कम आउट टू बी एरोमेटिक, समझ रहे हो, एरोमेटिक, दिस विल बी एरोमेटिक, समझ रहे हो ना। इसको बोलते हैं ट्रोपोन, इट इज नोन एज ट्रोपोन। ठीक है, नाम कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्लियरली बताऊं, नेम इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। नेक्स्ट वाला जो कंपाउंड है इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोला जाता है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है B3N3H6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज B3N3H6, और इसका नाम है बोराजीन, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बोराजीन। ठीक है, सोचिए सभी के सभी इसको, थिंक अबाउट इट बढ़िया से। देखिए एवरीवन, यहाँ पे दिस इज, जब नाम में इनऑर्गेनिक बेंजीन आ गया तो दिस मस्ट बी एरोमेटिक, दिस मस्ट बी एरोमेटिक इन नेचर, है ना। देखो ना, लोन पेयर सिग्मा, खाली ऑर्बिटल है बोरोन के पास, सिग्मा, लोन पेयर सिग्मा, वेकेंट ऑर्बिटल सिग्मा, लोन पेयर, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है भाई। रेजोनेंस करके देखो, रेजोनेंस करके देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई बॉन्ड आएगा, पाई बॉन्ड आएगा, बेंजीन की तरह यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएंगे, 3 पाई बॉन्ड्स विल बी देयर, पूरे में रेजोनेंस है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दिस इज एरोमेटिक, बोराजीन इसका नाम है, और इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोला जाता है।
ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसको जल्दी से आप नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। और जो भी अभी एरोमेटिक में आपने सीखा है कि कैसे एरोमेटिक दिखना है, एंटी एरोमेटिक, इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो, समराइज कर लो। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस एरोमेटिक के और आगे बढ़ाते हुए देखिए, ये आपके पास एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इसको बोला जाता है, दिस इज नोन एज फुलवीन, इसको फुलवीन बोला जाता है। और यहाँ पे भी एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड प्रेजेंट है, एज यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे किस तरीके से एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें तुम्हें सोचना है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। क्या सोचना है कि भाई ये क्या होगा। तो देखो यार, यहाँ पे डायरेक्टली सी डबल बॉन्ड हो तो नहीं है ना, यानी पाई पाई कॉन्जुगेशन है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो या तो ऊपर की तरफ कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो नीचे करते हैं तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दैट सिनेरियो। ऐसे केस में यू कैन क्लियरली सी, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, यानी लोन पेयर। दिस विल मेक दिस पीसी एरोमेटिक। उससे क्या बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। अंडरस्टूड। तो फुलवीन इज एरोमेटिक। कभी कभी इस तरह के एग्जांपल्स भी होते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों दो रिंग्स हैं और दो रिंग्स के बीच में एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, बीच में एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। ठीक है, ऐसे केस में क्या करेंगे, तो देखो यार इसका तरीका बताता हूं। रिंग नंबर 1 में देखो, रिंग नंबर 1 में कितने पाई इलेक्ट्रॉन अभी है, 2। रिंग नंबर 2 में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन है 4, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इज फाइन, एरोमेटिसिटी अचीव हो सकती है। बस यहाँ पे रिंग में क्या चाहिए, प्लस, और यहाँ पे अगर 4 की बजाय 6 हो जाए, दिस विल बिकम एरोमेटिक। मस्त। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हाँ, हम यहाँ पे इस पाई बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर करेंगे। दिस इज अ वे ऑफ डूइंग इट। इससे क्या होगा, आइए देखते हैं, इससे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस। एंड एज यू कैन क्लियरली सी, इससे दोनों रिंग्स इंडिविजुअली एरोमेटिक है। बोथ द रिंग्स आर इंडिविजुअली एरोमेटिक। ठीक है, अब देखो इसकी वजह से क्या होगा, ये एरोमेटिसिटी तो ठीक है, आई गई इसमें। इसकी वजह से ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अक्रॉस रोटेट करना आसान होगा। रोटेशन अक्रॉस दिस बॉन्ड विल बिकम इजियर। क्यों आसान हो जाएगा बता सकते हो, क्योंकि अब ये बॉन्ड तोड़ना फेवरेबल है। ठीक है, तो रोटेशन बिकम्स इजियर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रोटेशनल बैरियर कम हो गया। एक टर्म होता है रोटेशनल बैरियर, या उसको एनर्जी बैरियर भी बोलते हैं, रोटेशनल बैरियर या एनर्जी बैरियर। ठीक है, ये रोटेशनल बैरियर क्या होता है, ये होता है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रोटेशन ऑफ द कंपाउंड अक्रॉस अ गिवन बॉन्ड। एक गिवन बॉन्ड के अक्रॉस कंपाउंड के 1 मोल का रोटेशन, एक गिवन बॉन्ड के अक्रॉस एक पूरे कंपाउंड के 1 मोल का जब रोटेशन होगा, उसमें जो 1 मोल, क्योंकि छोटा सा 1 यूनिट का तो बहुत ही कम आएगा ना, सोच के देखो, तो 1 मोल, जब इसके 1 मोल को हम रोटेट करेंगे कंप्लीटली, उस रोटेशन में, रोटेशन का मतलब इसके अक्रॉस जब घुमाएंगे ऐसे पूरा, उसमें जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं रोटेशनल बैरियर, है ना। लिख लो इस बात को, रोटेशनल बैरियर is the amount of energy, rotational barrier is the amount of energy required for rotation of 1 mole of a substance, across a given bond। एक गिवन बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन करते हुए कितना एनर्जी लगेगा, बैरियर वही है। तो यहाँ बैरियर कम हो गया, क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ के दोनों तरफ एरोमेटिसिटी अचीव हो गई, तो बैरियर डिक्रीज हो गया, बैरियर कम है यहाँ पे। तो लिख लो, रोटेशनल बैरियर इज लेस because breaking the pi bond is favorable। रोटेशनल बैरियर इज लेस, रोटेशनल बैरियर कम क्यों है, क्योंकि उसको ब्रेक करना फेवरेबल है, दोनों तरफ खुशियां अचीव हो रही हैं, तो इट इज फेवरेबल। यहां पे अगर ऐसा हो तो ध्यान से देखिए, यहां पे अगर ऐसा हो तो यहाँ 4 यहाँ 4, दोनों को 6 चाहिए। अब भाई दोनों को 6 चाहिए, बीच में तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले गया, तो इसको तो फायदा, इसको नुकसान। तो क्या करेंगे, तो भाई इसका मतलब ऐसे केस में ये मूव करेगा ही नहीं,
मूव करके फायदा क्या, एक तरफ तो एरोमेटिक एक तरफ एंटी एरोमेटिक, तो ओवरऑल दिस स्पीसी विल रिमेन नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये मूव ही नहीं करेगा। अगर ये मूव ही नहीं करेगा तो भाई पूरा कॉन्जुगेशन कंप्लीट होगा ही नहीं, पाई सिग्मा सिग्मा लगातार सिग्मा सिग्मा आएंगे, ये बात होती है। तो ऐसे केस में दिस स्पीसीज नॉन एरोमेटिक। एंड खुद ही बताओ यहाँ पे जो पर्टिकुलर बॉन्ड है इसका बैरियर हाई होगा या लेस होगा इसके कंपैरेटिवली, कंपेयर द बैरियर, व्हाट डू यू थिंक, बैरियर विल बी हायर और लोअर, हायर होगा ऑब्वियसली, इसको तोड़ना मुश्किल है तो बैरियर विल बी हायर, लिख लेना बैरियर विल बी हायर। ओ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको बताना है कि इस वाले केस में एरोमेटिसिटी दोनों तरफ अचीव होगी या नहीं होगी, थिंक अबाउट दैट, सोचिए इसके बारे में जल्दी से, वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हो, लेक्चर को पॉज करके सोच सकते हो। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितना है 6, अब क्या करोगे, यहाँ पे 6 चाहिए, यहाँ पे 2 ही चाहिए, यानी अगर हमने इसको इधर कर दिया तो दिक्कत, इसको इधर कर दिया तो दिक्कत, तो बात सिर्फ यही है कि ये भी क्या होगा, दिस विल ऑल्सो बी नॉन एरोमेटिक, दिस विल ऑल्सो बी नॉन एरोमेटिक। तो ये जो बीच में पाई बॉन्ड आता है इसको कैसे हैंडल करते हैं और रोटेशनल बैरियर क्या होता है, कैसे कंपेयर करते हैं, ये बात आपने सीख ली है। चलिए चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अभी वही क्वेश्चन कर रहे हैं अपन है ना, क्लासीफाई द फॉलोइंग, यू नो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, वही क्वेश्चन चल रहे हैं। ट्राई करो सभी के सभी, तरह तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे है ना, तरह तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे तो मज़ा आएगा। देखिए यहाँ पे ये एन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन ये वाला एन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये कर रहा है वो नहीं कर रहा है, बताया था ना लोन पेयर पाई बॉन्ड एक साथ हो तो सिर्फ पाई बॉन्ड को लेना, तो लेकिन रेजोनेंस यहाँ पे इन 2 पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर में हो रहा है, दिस विल मेक इट एरोमेटिक, ये एरोमेटिक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब इसकी बात करते हैं, ये जो कंपाउंड है इसका पूरे का नाम लिख लो, क्या लिखोगे, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, लिख लो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, COT है ये, GOT नहीं है, COT है, ठीक है। अब क्या, अब बताता हूं आपको, ये जो है पहली चीज, तो यहाँ पे एक टर्म यूज होता है, द टर्म कॉमन टर्म इज नोन एज एनुलिन, एक टर्म यूज होता है एनुलिन, ब्रैकेट में ऐसे 8 है, 8 क्या डिफाइन करता है, 8 डिफाइन करता है इसका साइज, साइज में दिख रहे हैं ना कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, तो इसको एनुलिन, ये तो 8 हो गया। एनुलिन क्यों बोला गया, इसको एनुलिन इसलिए बोला गया डियर स्टूडेंट्स कि भाई यहाँ पे ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है और उसमें पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, कंप्लीट पाई पाई कॉन्जुगेशन है, तो ऐसा मोनोसाइक्लिक सिस्टम जिसमें कंप्लीट पाई पाई कॉन्जुगेशन है उसको एनुलिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनुलिन। जैसे बेंजीन भी एक एनुलिन है या नहीं, बताओ, व्हाट डू यू थिंक, बेंजीन है, बेंजीन इज आल्सो एनुलिन, ये बताओ ये नेक्स्ट एनुलिन है कि नहीं है, ये भी एक एनुलिन है, तो ये टर्म है, ठीक है, नहीं भी पता है तो कोई इशू नहीं है। अब क्या है, ये दिखने में लगता क्या है, दिखने में लगता है ये एंटी एरोमेटिक, क्योंकि इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन असल में ये क्या होता है मैं आपको सभी को बता देता हूँ, दिस इज नॉन एरोमेटिक, ये एनसीईआरटी तक में भी पीछे दिया हुआ है, पीछे वाले क्वेश्चंस में। असल में इसकी शेप जो होती है ना, स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए इसकी शेप होती है टब जैसी, टब जैसी शेप, कैसे भाई, ये पोर्शन फ्लैट होता है, फ्लैट ऐसे,
और यहाँ पे ये ऐसे उठा हुआ इधर से भी, इधर से ऐसे फिसलन पट्टी की तरह से फिसलते हुए आए, ठीक है, फिर सीधा और फिर ऐसे, है ना, कई झूले भी होते हैं इस तरह के, है ना, वाटर पार्क में इस तरह से कई बार होता है ना। हम दुबई गए थे एक बार, वहाँ पे इस तरह का फंडा था, ठीक है, इस तरह का था, यहाँ बैठ जाते थे और ऐसे ऐसे फिसलते हुए ऐसे गए, फिर ऐसे इस तरीके से, है ना, फुल एंजॉय। तो यहाँ पे टब शेप है, दिस इज टब शेप्ड, ओके। इस कारण क्या होता है, ये क्यों टब शेप क्यों होता है, पहली चीज तो ये देखो, रिंग का साइज बहुत छोटा होना भी परेशानी का सबब होता है, और रिंग का साइज बड़ा हो जाए वो भी परेशानी का सबब होता है। तो यहाँ बड़ी रिंग है तो भी स्ट्रेन है, उस तनाव को कम करने के लिए रिंग गोज आउट ऑफ द प्लेन, रिंग आउट ऑफ द प्लेन चली जाती है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा, हम क्या सोचते हैं 8 के बाद हमेशा ऐसा होने लग जाएगा, नहीं भाई, हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, कई सोचते हैं कि 8 जब आएगा तब जो आउट ऑफ प्लेन आएगा, नहीं। जैसे मैं एक क्वेश्चन साथ साथ करा ही देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे इसी में सेम फंडे में अगर यहाँ प्लस प्लस आएगा, पता है आपको, चाहे ये 8 मेंबर्ड है, स्टिल ये एरोमेटिक है। क्या है ये, दिस इज एरोमेटिक इन नेचर, समझ गए क्या, स्टिल ये एरोमेटिक इन नेचर है, तो ये हो गया एरोमेटिक। अगर यहाँ माइनस माइनस आएगा ना तो भी वो एरोमेटिक होगा, यानी 8 मेंबर्ड यानी कौन से आउट ऑफ प्लेन जाएंगे, ये जो मैं बताऊंगा वो ध्यान रखना, अपने आप से दिमाग मत लगाना कि ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, ये मतलब हम जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं तो हमारा ब्रेन इस तरह से काम करता है कि ये देखते ही हम जनरलाइज करना शुरू कर देते हैं, अच्छा आगे भी बाकियों में भी हम इसको अप्लाई कर देंगे, नहीं भाई, सब जगह अप्लाई नहीं कर सकते इसको आप, है ना, ये बात है। सिमिलरली ये भी आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर दिस। यहाँ पे क्या होता है ना, अगर ये एज्यूम कर लेते हैं प्लेनर है, ठीक है, यहाँ स्ट्रेन नहीं है, अगर आप देखो तो एक तरह से 2 बेंजीन रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है, बस बीच में बॉन्ड नहीं है ना, तो स्ट्रेन नहीं है। दिक्कत क्या होती है, ये जो कार्बन यहाँ है ना, इस कार्बन पे छोटू है और इस कार्बन पे भी H है, ये इतना पास हो जाते हैं कि इनमें रिपल्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाता है। उसको मिनिमाइज करने के लिए ये रिंग जो है ना, ये थोड़ा सा रोटेट हो जाती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इस कार्बन पे और इस कार्बन पे रिपल्शंस को, छोटू के रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए यू नो रिंग गोज आउट ऑफ द प्लेन, इसकी कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक शेप नहीं होती, उसके कारण ये जो स्पीसी जो एरोमेटिक होनी चाहिए थी, ये भी क्या होती है, नॉन एरोमेटिक होती है। क्या होती है, ये भी नॉन एरोमेटिक, गॉट इट, ये बात होती है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो ये ध्यान रखना आपको, इसका एक सोल्यूशन होता है, इसका एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, अगर यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बदलाव किया जाए तो ये एरोमेटिसिटी अटेन कर सकता है। देयर इज वन वे, अगर यहाँ पे H को हटा दिया, H को हटा के मान लो यहाँ पे लगा दिया ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या ऐसा कुछ लगा दिया, मान लो कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ध्यान देना, ये तो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, लेकिन इसकी वजह से अब यहाँ जो कार्बन एटम थे ना, इनके जो छोटूज में रिपल्शन थी वो खत्म हो गई। यानी अगर हम यहाँ के H को हटा के इधर ऑक्सीजन नाइट्रोजन कुछ भी लगा दें तो उससे वो परेशानी खत्म हो जाएगी। तो ये जो लूप है ना, ये वाला लूप, ये पूरा सेम प्लेन में रहेगा एंड दिस विल बिकम एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, यानी ऊपर वाला जो है ये, इससे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना, ये इसका एक तरीका होता है, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म बताता हूँ, जो रिंग आउट ऑफ प्लेन गई थी ना, इस आउट ऑफ प्लेन जाने के प्रोसेस को एक टर्म दिया जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज पकरिंग, पकरिंग बोल देते हैं इसको, है ना, बड़ा फनी सा नाम है पकरिंग, ठीक है ओके, तो यहाँ पे जब रिंग आउट ऑफ प्लेन जाती है तो इसको पकरिंग बोल देते हैं, है ना, ओके। इसको सोचो, इसमें क्या होगा, देखो अब एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, इस क्वेश्चन में भी अगले क्वेश्चन में कुछ खास क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। अगेन क्या आप देख सकते हो कि ये एनुलिन है कि नहीं, चेक करो, इज इट एनुलिन और नॉट, है ना। अब इसमें चेक करो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 पेयर ऑफ, यानी टोटल 12 है लेकिन 6 पेयर हो गए। 6 पेयर मतलब क्या हो गया, इवन पेयर हो गया, जिसके हिसाब से इट शुड बी एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये पता है क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। एक बुक है लॉर्डन, लॉर्डन के अंदर क्लियरली बात कही हुई, क्या कही हुई है कि जब रिंग का साइज बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा मतलब हम बोलते हैं 6 से बड़ी, 7 8 9 10, जब रिंग का साइज बड़ा होता है तो रिंग गोज आउट ऑफ द प्लेन इजीली। लेकिन कब, अगर रिंग एरोमेटिक है तो वो आउट ऑफ प्लेन जाना प्रेफर नहीं करेगी, या तो मजबूरी हो गई थी, रिपल्शंस हो गई थी, है ना। तो यहां पे लेकिन वो एंटी एरोमेटिक कभी नहीं बनेगा। तो लाइन क्या लिखी हुई है, लाइन ये लिखी हुई है, रिंग गोज आउट ऑफ द प्लेन इन ऑर्डर टू अवॉइड एंटी एरोमेटिसिटी,
यानी यहाँ पे एंटी एरोमेटिक हो जाएगा ये, तो उसको अवॉइड करने के लिए रिंग हमेशा आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी ताकि एंटी एरोमेटिक ना हो। तो दैट इज व्हाई दिस विल बिकम नॉन एरोमेटिक, यानी बड़ी रिंग्स जो होती हैं वो एंटी एरोमेटिक नहीं होती। बात समझ में आई? बड़ी रिंग्स, 6 से बड़ी रिंग्स एंटी एरोमेटिक नहीं होती। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर स्पीसी है इसमें क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग है बहुत। दिस इज एक्चुअली 7 मेंबर्ड, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए ना, 8 pi electrons, but again it is non-aromatic by using the same concept. When the ring is bigger than 6, it goes out of the plane in order to avoid anti-aromaticity. Anti-aromaticity avoid करने के लिए ring will go out of the plane. ये additional questions हैं कुछ, you can say, मतलब आप, है ना, जैसे ये थोड़ा additional है, ठीक है, तो बस लेकिन नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, है ना, तो आप इनको लाइट ले सकते हो, लेकिन नॉलेज के लिए बता दिया आपको। ओके, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ रिएक्शन वाला, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे सोडियम मेटल या पोटेशियम मेटल के 2 इक्विवेलेंट ले लिए, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, आइए आपके साथ शेयर करता हूं। ऐसे केस में यहां पे नेगेटिव आता है, यहां पे नेगेटिव आता है, एंड ये रिएक्शन हाईली फेवरेबल है। आप सभी को सोचना है कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई इट इज डन लाइक दिस, क्यों हो रहा है ये ऐसा, ठीक है। तो थिंक अबाउट दिस प्रॉपर्ली, सोचिए इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए बात ऐसी है, यहाँ पे क्या होता है, ये अभी नॉन एरोमेटिक है, अगर रिएक्शन के दौरान वो एरोमेटिक बन जाए तो नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बनना मतलब द प्रोसेस इज फेवरेबल, प्रोसेस काफ़ी फेवरेबल है। बात समझ में आई? प्रोसेस बहुत फेवरेबल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सोडियम मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन देके क्या किया, किसी भी एक पाई बॉन्ड को तोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन जैसे इस कार्बन को मिला तो ये टूट गया, ये टूट गया तो सबसे पहले एक जगह तो आ गया नेगेटिव चार्ज विद द लोन पेयर, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज है तो लोन पेयर होगा ही, और जहां से बॉन्ड टूटा वहां पे शुरू में रहेगा रेडिकल, है ना। कैसे अप्रोच किया भाई, एम क्या है, एरोमेटिक बन जाए तो बढ़िया। इन सब रिएक्शन में एरोमेटिसिटी अचीव होना बहुत बढ़िया चीज होती है। सोडियम का अगला इक्विवेलेंट फिर से एक और इलेक्ट्रॉन दिया और वो यहाँ पे गया, जिससे यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज हाउ दिस विल टर्न इनटू एरोमेटिक स्पीसी। इस तरीके से ये एरोमेटिक स्पीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो ये फंडा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है किसमें, जिसमें कैसे नॉन एरोमेटिक स्पीसी एंटी एरोमेटिक में, सॉरी एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए अब क्या होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं फ्यूज्ड रिंग्स वाले। जब रिंग आपस में फ्यूज कर देते हैं, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा, ठीक है, अगर रिंग हमने फ्यूज किया तो ऐसे केस में एरोमेटिसिटी कैसे चेक करते हैं ये अपने को समझना है। जब 2 बेंजीन रिंग हमारे सामने इस तरीके से आ रही है, इसको बोला जाता है नैफ्थलीन, ठीक है। सबसे पहले मैं समझा देता हूं, एक कंसेप्ट होता है इसमें। क्या कंसेप्ट होता है? उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंशियल रेजोनेंस या पेरिफेरल रेजोनेंस। हमें फ्यूज रिंग के अंदर वो सबसे बड़ी रिंग लेनी है, हमें फ्यूज रिंग्स में वो सबसे बड़ी रिंग लेनी है जिसमें कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा हो, ठीक है। तो लिख लो जल्दी से, इन द फ्यूज रिंग्स consider that biggest ring, consider that biggest ring having complete resonance, ठीक है। consider that biggest ring having complete resonance, है ना। वो सबसे बड़ी रिंग लेनी है, याद रखिए, ये नहीं सीधा सबसे बड़ी, जो एवरेज स्टूडेंट वो सिर्फ बड़ी पे ध्यान देगा, आपको थोड़ा फोकस रहना है, ठीक है। वो सबसे बड़ी जिसमें रेजोनेंस कंप्लीट है। ध्यान से देखिए, यहाँ रेजोनेंस कंप्लीट है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई।
अनइंटरप्टेड रेजोनेंस है लगातार पूरा इस बिगेस्ट लूप में। 5 मतलब ऑड पेयर, मतलब क्या हुआ, नैफ्थलीन एरोमेटिक हुआ। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, मान लो इसी नैफ्थलीन का दूसरा आरएस दिया कुछ इस तरीके से, तो कभी कभी हमें ऐसा दे देते हैं, कैसा दे देते हैं, ऐसा दे देते हैं। अगर हमें ऐसे दिया तो क्या, क्योंकि सिर्फ पेरीफेरी पे तो रेजोनेंस नहीं है, तो देखो अगर पेरीफेरी पे पूरा अनइंटरप्टेड रेजोनेंस है उसको बोलते हैं पेरिफेरल रेजोनेंस। ध्यान से देखो, पेरीफेरी मतलब बिल्कुल आउटर सरकमफ्रेंस पे, यहाँ पे देखो सरकमफ्रेंस पे लगातार रेजोनेंस नहीं है, नहीं है ना, पाई सिग्मा, फिर यहाँ पाई आ गया, समझ रहे हो, यहाँ पे लगातार नहीं आया, तो हम अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व है सभी को काउंट कर लेंगे। यानी अगर पेरिफेरल रेजोनेंस अवेलेबल है तो पेरिफेरी वाले इलेक्ट्रॉन्स को लो, और अगर पेरिफेरल नहीं दिख रहा तो भाई सबको ऐड कर दो, एंजॉय करो, चिल मारो, ठीक है। तो लिख लेना, इफ पेरिफेरल रेजोनेंस इज प्रेजेंट, इफ पेरिफेरल और सर्कमफ्रेंशियल रेजोनेंस भी बोलते हैं इसको, इफ पेरिफेरल रेजोनेंस इज प्रेजेंट then consider the biggest loop, then consider the electrons on periphery, उन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लो सिर्फ पेरीफेरी पे, कंसिडर द इलेक्ट्रॉन्स ओनली ऑन पेरीफेरी, सिर्फ पेरीफेरी वाले ही इलेक्ट्रॉन्स लेने। लेकिन इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, अगर वो नहीं है तो कंसिडर ऑल ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी है ना उस लूप पे अंदर है कहीं पे भी, तो लिख लो इफ इट इज नॉट प्रेजेंट कंसिडर ऑल ऑफ देम, इफ इट इज नॉट प्रेजेंट कंसिडर ऑल ऑफ देम, सारे के सारे कंसिडर करने हैं, है ना। इसका यूज जल्दी से ही एक अगले क्वेश्चन में आएगा, इसमें नहीं, इससे अगले वाले में, यहां पे आएगा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें पता है अपने को सिर्फ इसी रिंग को लेना है, पता है क्यों, वाई सो, अपने को इसी रिंग को इसलिए लेना है क्योंकि भाई इस पूरी में तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा ना, कहाँ हो रहा है, इससे आगे तो यहाँ पे सिग्मा 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 पूरे में कॉन्जुगेशन है ही नहीं, सो दिस इज एरोमेटिक। नहीं तो अगर आगे वाले को हमने काउंट कर लिया गलत हो जाएगा, दैट विल बी रॉन्ग, क्लियर। इसको आप देखो, इसको आप देखो, लिखो, फील करो, सोचो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, है ना। ठीक है, सोचिए जल्दी से इनके बारे में, दिमाग लगाइए। देखो इसमें तुम क्लियरली देख पा रहे हो कि पेरिफेरल रेजोनेंस कंप्लीट है, ये जो बड़ा लूप है ना इसमें पेरिफेरल कंप्लीट है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, यानी ये जो बीच वाला पाई बॉन्ड है ना, ये भाई हो या ना हो या कुछ भी हो, कोई नाचे गाए मौज मनाए भाड़ में जाए, यानी बीच में कुछ भी है या नहीं है इट वोंट मैटर, तो हम इस पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज पेरिफेरल रेजोनेंस है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब ऑड पेयर, मतलब क्या हो गया ये, दिस विल बिकम एरोमेटिक, खेल फिनिश, बात समझ में आई। तो इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, यहाँ पाई बॉन्ड हो या ना हो इट विल नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस एट ऑल। नेक्स्ट ट्राई कीजिए सभी के सभी।
गॉट इट एवरीवन? देखो इसमें तो नॉन एरोमेटिक हो गया, पूरे में रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, पूरे में नहीं हो रहा ना, या लगातार 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए, और ये नॉन प्लेनर भी हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, नॉन एरोमेटिक। एंथ्रासीन को देखो, दिख रहा है पूरा बड़ा लूप, पूरे में रेजोनेंस, सर्कमफ्रेंशियल रेजोनेंस हो रहा है ना, पाई सिग्मा पाई, पूरे में माहौल, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या हो गया, ऑड पेयर, ऑड पेयर मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक। यहाँ पे भी देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 एरोमेटिक, एरोमेटिक, ठीक है। अब पता है, चलो आज के लिए नहीं तो ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, और नॉलेज मैं आपको तरह तरह के नहीं देता ठीक है, नहीं तो दिमाग ख़राब हो जाएगा ओके। आज वैसे ही मतलब मैंने इस लेक्चर में काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं, है ना, काफ़ी कुछ आपको, मतलब आई होप आपको मज़ा आया होगा, ठीक है ना। आई ट्राई टू गिव यू नो माई बेस्ट, यू कैन से, तरह तरह के जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, याद है ना क्या करते हैं, CO बॉन्ड में तोड़ के यहाँ प्लस लगा दो, प्लस लगाओगे तो क्लियरली हो जाएगा, दिस विल बी एरोमेटिक, एरोमेटिक हो जाएगा ना, एक लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा, वेकेंट ऑर्बिटल सिग्मा पाई सिग्मा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 3 पेयर है, ऑड पेयर है, एरोमेटिक आएगा, ऑड पेयर है क्या आएगा, एरोमेटिक, इवन पेयर है क्या आएगा, एंटी एरोमेटिक। लेकिन हाँ बाकी फैक्टर्स भी हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एज यू माइट हैव सीन की एरोमेटिसिटी कंसेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और काफ़ी सारे छोटे छोटे फंडे होते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपको बताया गया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। एंड अभी वैसे मैंने इसके DPP बनाया नहीं है, बट हो सकता है मैं बना दूं और अपलोड कर दूं, तो वो देख लेना, अगर एरोमेटिक से रिलेटेड DPP हो तो उसको आप सॉल्व ज़रूर कर लेना, ठीक है, फिर क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम वो डिस्कस करेंगे, समझ रहे हो, तो चेक कर लेना, क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे DP देना है या नहीं देना, ठीक है, तो आई विल ट्राई टू गिव, है ना। तो बस इतनी सी बात है, ओके। तो गाइज बस इसको रिवाइज करके आओ अच्छे से, और अगली बार आगे चलते हैं, ठीक है। अगली बार हम रेजोनेंस एनर्जी, कुछ रिएक्शंस, और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, उस पर चल सकते हैं, कई चीज़ें करनी है, ओके गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।